अब सिर्फ सब जब तस्करा अमेरिका का हुआ है और हमारे ख़ित्ते में चाइना की बात हुई है तो ये एक ऐसा फ्रंट है जिस पे दोनों ममालिक हमेशा से डटे रहे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिका दौर में भी चाइना को अच्छा खासा टफ टाइम दिया था, यहाँ तक कि कोविड को चाइनीज़ वायरस कहा था और फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी और उसी हवाले से पॉलिसीज़ बनने लगी थी। अभी भी वो ऐलानात में ऐसी ही बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सुपर पावर ने सुपर पावर को मेनटेन करना है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में इक़्तिदार में आने के बाद आपके ख्याल में मिडल ईस्ट को और इस खित्ते को कैसे चेंज करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बिग फैक्टर नाउ, जैसे कहते हैं ना, द बिग अननोन। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बातें करते हैं, काम भी करते हैं, मगर क्लियर कट नहीं होता कि वो क्या करेंगे। बातें बहुत करते हैं अच्छा, मगर जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उन्होंने दोहराई हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे एज़ फार एज दोज पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। एक तो उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं। इंटरनल इश्यूज़ में इमिग्रेशन इज़ अ बिग इशू, और मेरा ख्याल है वो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके साथ स्पेशली फ्रॉम मैक्सिको एंड अदर थर्ड वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ इमिग्रेशन जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी या उसको रिस्ट्रेन करेंगे। दैट विल क्रिएट इंटरनल डिसरप्शंस, बट वो कहते हैं वो करेंगे और वो करेंगे। पहले भी उन्होंने की थी कोशिश, अब भी की है। दूसरी चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ वो टफ़ लाइन लेंगे। अब टफ़ लाइन से मुराद क्या है? ओरिजिनली तो वो ये कहते हैं कि तजारत के अंदर नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। उनके जो माल है वो अमेरिका में सस्ता माल जो है वो आता है और अमेरिका उसके ऊपर कोई ख़ास ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता। मगर चाइना जो है अमेरिका से जो माल जाता है, चाइना उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है। तो वो कहते हैं कि ये अगर आप कम नहीं करेंगे अपनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हमारे माल के ऊपर, तो फिर हम आपके माल के ऊपर भी ज़्यादा बढ़ा देंगे अपनी ड्यूटीज़, जिसकी वजह से चाइना का जो ट्रेड है विद अमेरिका, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिका, वो फिर अफेक्ट होंगे और चाइना इस बात को पसंद नहीं करेगा। चाइना का मेन स्टे ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज़ मैन्युफैक्चरिंग, और वही सारी दुनिया को इस वक्त सबसे सस्ते और अच्छे मटेरियल गुड्स जो है मुहैया कर रहे हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि चाइना के ऊपर तजारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो फिर चाइना काउंटर करेगा, चुप नहीं करेगा चाइना। कैसे? तो काउंटर जब चाइना करेगा तो जिसे कहते हैं ना, ट्रेड वॉर्स शुरू हो जाएंगी। आपने चाइना की तरफ से ये ग्लास आ रहा है आपको, इसके ऊपर 10 रुपये ड्यूटी है, आपने 20 कर दी। अच्छा, ये चाइना 100 का बेच रहा था, चाइना 50 बेचेगा। ये आपकी तरफ से चाइना जा रहा था, ये 10 रुपये का था, चाइना कहता है ऐसी थी तैसी तेरी, इसको 15 रुपये कर देते हैं, इससे 5 रुपये ड्यूटी लगा। ये पहले 10 आ रहे थे तो ये भी 5 आएंगे, तो ये फिर एक किस्म का टिट फॉर टैट वॉर शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। अच्छा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो शायद बढ़ेगी, मगर तजारत तो कम होगी। और फ्री ट्रेड जो है, जिसकी सबसे बड़ी फ़लसफ़ा इकोनॉमिक्स का ये है कि अगर दोनों साइड्स का इसमें बेनिफिट होती है, अगर फ्री ट्रेड हो तो जितनी ज़्यादा फ्री होगी उतना दोनों का फ़ायदा है, जितनी ड्यूटीज़ लगाएंगे उतना दोनों का नुकसान है। तो अगर तो एक ड्यूटी लगाता है दूसरा नहीं लगाता फिर तो एक बात है, मगर यहाँ ये है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तुमने किया तो फिर मैं भी करूँगा। तो अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो सारी दुनिया की जो ट्रेड है ना वो कंट्रैक्ट कर जाएगी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो चाइना को होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी ग्रोथ उनकी है वो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, तो वो तो उनको तो बात तकलीफ होगी। मगर अमेरिका की पब्लिक जो है, जिसको सस्ता माल मिलता है, फिर उनको भी महंगा माल मिलेगा। जब वो महंगा माल मिलेगा तो इन्फ्लेशन जो है अमेरिका के अंदर, महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक महाज बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब बात ये सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप को। ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ चाइना और अमेरिका अगर जाएँ तो वो कौन हो सकते हैं? अच्छा, तो अब ये है कि इफ़ दिस इज़ द केस, तो फिर एक तो ये एक टेंशन पॉइंट बनेगा। दूसरा टेंशन पॉइंट बनेगा कि अमेरिका जो है वो चाइना को वैसे घेरना चाहता है। इस वक्त चाइना और रशिया का एक, जैसे समझे ना कि एक अलायंस बनता जा रहा है, और दोनों मिलके दे आर फॉर्मिडेबल फोर्स। पहले ऐसे नहीं था, चाइना अलग था, रशिया अलग था, एक ज़माने में आपस में लड़ाई झगड़े भी थे, वो ख़त्म हो गए। अब चाइना एंड रशिया वर्किंग टुगेदर, और उनका जो इस वक्त मकसद ये है कि जो सारी डिपेंडेंसी है दुनिया की ऑन द डॉलर, जिसके साथ अमेरिका जो है वो हावी है, वो चाह रहे हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए ताकि डॉलर के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी ना हो।
तो अगर अमेरिका को ये बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यही तो सारा रास्ता है जिसकी वजह से अमेरिका हर एक को कंट्रोल करता है। अब वो एक पूरा पेमेंट सिस्टम है आयशा, जिसकी वजह से हर पेमेंट दुनिया की एक दूसरे के साथ जो होती है तजारत के अंदर वो डॉलर में होती है जी। तो अगर वो डॉलर से हट गई आधी पेमेंट उसकी, तो फिर ये है कि वो आपस में लोग करना शुरू कर देंगे विदाउट डिपेंडेंस ऑन द डॉलर, तो डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिर जाएगी और बड़ा मसला बन जाएगा। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी जी कि अगर किसी ने ये नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और हमेशा वो अपना मिलिट्री पावर जो है ना वो दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ इट। अच्छा, सो एक तो द ब्लॉक, इन्होंने 2-3 ब्लॉक बनाए हैं अमेरिकनों ने, जो अब डोनाल्ड ट्रंप आके और भी उनको मजबूत करेगा। एक तो जो ब्लॉक बना रहे थे ब्रिक्स वाले जी, वो अब ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक है वो बढ़ता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये तो चले 4 मुल्क थे, फिर 5 हुए, अब 13 हो गए, ये 14 हो गए, तो ये तो एक बड़ा ऑल्टरनेटिव ब्लॉक बनता जा रहा है अवे फ्रॉम द वेस्ट। इट्स ऑल साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, रशिया। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है और उसके अंदर ईरान भी जा रहा है, टर्की भी जा रहा है, सारे जा रहे हैं। एंड दीज आर बाय द वे टर्की इज अ राइजिंग पावर। इस वक्त सिर्फ एक इंडिया है जो कि उसके अंदर है, मगर अभी इट्स स्टिल अलाइड विद अमेरिका। तो इंडिया भी जो है वो भी पर हिला रहा है कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं। तो एक तो ये ब्रिक्स वाला इशू है। दूसरा है यूक्रेन जी। अब ये नेटो की जो एक्सपेंशन, ये लोग सब डटे हुए हैं कि जी रूस को हमने अंडरमाइन करना है। तो मेरा ख्याल है ये 2 मेजर इश्यूज होंगे फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि वो फोकस करेगा ऑन चाइना एंड ऑन यूरोप। हाँ। यूरोप वाले नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेटो जो है वो उसके पैसे, आधे पैसे, सारे पैसे हम देते हैं, आपकी सिक्योरिटी है तो आप भी अपने पैसे दें। और यूरोपियन मुल्क जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ गिरी हुई है, उनकी भी फिस्कल डिफिसिट्स बढ़ी हुई है, उनका भी बुरा हाल है। अच्छा। वो कहाँ से पैसे देंगे अपने डिफेंस के लिए, तो वो भी उनकी भी टेंशन हैं विद डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बढ़ेंगी। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इशूज़ इंटरनेशनली भी आ रहे हैं कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल वो हिल रहा है। पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, नए अलायंसेस समझ नहीं आ रही कहाँ बनना है क्या नहीं बनना। ठीक है। डेमोक्रेसी इन मुल्कों में थी जिसकी वजह से सारे जुड़े हुए थे, अब डेमोक्रेसी हर जगह पे पीछे हट रही है और डिक्लाइन और राइट विंग पॉपुलिज्म अमेरिका में भी और जर्मनी में भी और ऑस्ट्रिया में भी और फ्रांस में भी, ये सारी जगह पे राइट विंग पॉपुलिज्म आ रही है। ठीक है। और मगर अमेरिका में तो ये मार्जिनली लेके वोट्स लेके ये आ गए हैं गवर्नमेंट के अंदर, मगर यूरोप के अंदर इतनी उनके पास मेजॉरिटीज़ नहीं है। सो वहाँ की जो इकोनॉमीज़ हैं विल हैव टू डिपेंड ऑन कोलिशंस। वो प्रॉब्लम हो रहा है उनको, वो कोलिशंस बनाने में, वो चल नहीं रही है उनकी इकोनॉमीज़। जहाँ हर जगह जहाँ कोलिशन होती है, पार्टनर्स 2-3 होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। तो ये पोलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, वोटिंग, इट्स ऑल कमिंग अंडर अ क्राइसिस इंटरनेशनली। ठीक। अच्छा, ये तो वो फ्रंट्स आपने गिनवाए जहाँ वॉर या क्लैश के चांसेस हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साबिका दौर में उनके एक्शंस ने जो बोला वो अफगानिस्तान से पुल आउट था, और इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने मिडल ईस्ट में एक नई लहर चलाने की कोशिश की जो उनके जाने के बाद उस तरह से बढ़ नहीं सकी, और फिर ये अटैक हो गया हमास की जानिब से पिछले साल। लेकिन अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो इनके तस्फिये के लिए कोशिश करेंगे। तो पर्सनल लेवल पर जो उनके ताल्लुकात हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जंग के आसार हैं, उनको बुझा पाएंगे उस आग को? कोशिश करेंगे, मगर होगा नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो, वो चाहता है कि रशिया को डिफीट हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए, मगर यूरोपियंस ये नहीं चाहते। तो एक तो ये क्लैश रहेगा आपस के अंदर। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बहुत दिलचस्प बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें की। एक तो लगता है कि मजाक कर रहे हैं या ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ख़तरनाक है। एक तो वो कनाडा को जिन्होंने कहते हैं ना, सॉरी माफ़ करना, वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है, गवर्नर जस्टिन ट्रूडो को, और कहता है कि तुम तो अमेरिका बन जाओ 51st स्टेट। हाँ। एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है, और अभी भी लगा हुआ है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अब हैं कौन आप, यू नो, तो इधर आओ या हमारी स्टेट बनो। मतलब ही इज़ इंसल्टिंग द कैनेडियंस और दे आर वेरी एंग्री द कैनेडियंस। तो एक तो ये कनाडा को तंग कर रहा है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ होना कुछ नहीं है, तंग ही करेगा। मगर वो जो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है, ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 1 लाख से कम,
मगर वहाँ बहुत रेयर मिनरल्स बर्फ़ के नीचे हैं और तेल भी है। और ये कह रहा है उनको कि अब तुम बन जाओ, अमेरिका का हिस्सा बन जाओ। और वो जो है डेनमार्क है जिसकी सुजरेंटी के अंदर वो आता है ग्रीनलैंड, तो उनको कह रहा है कि बेच दो हमें ग्रीनलैंड। सौदेबाजी सौदा कह रहा है कि पूरा ज़मीन ही सानू बेचते हो। तो बड़े वहाँ नाराज़ है लोग। हाँ। मगर ही इज़ वेरी सीरियस। हाँ। तो ये ना हो कि वो प्रेशर डाले नेटो के ऊपर कि जी तुसी ग्रीनलैंड सान दे दिओ तो असी वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड यू, नहीं तो फिर तुसी जाओ, असी तो रूस तो कहने हैं असी ओदी हेल्प करके ख़त्म करने हैं। बिकॉज इस वक्त जो सारी हेल्प हो रही है यूरोप की, जो हथियार आ रहे हैं, जो एम्यूनिशन आ रहा है, जो वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारे अमेरिकन हैं। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो उस दिन ही कैन जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू द यूक्रेन, जिसकी वजह से यूक्रेन फारग एंड द रशियंस विल देन, जैसे कहते हैं एक किस्म की डिफीट हो जाएगी यूक्रेन की। एंड तो दैट्स अ थ्रेट। तो यू नेवर नो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करता है कभी कभी छिक्के चौके ऐसे मारता है कि हिल जाते हैं लोग। सो द बिग अननोन फैक्टर राइट फॉर पाकिस्तान, फॉर इमरान खान, for China, for Europe, for Russia, it's Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस मूड में आया है, इट्स अ वेरी डेंजरस मूड। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल। मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के दहाने पर है और पेशरफ्त बढ़ रही है इसराइल की जानिब से। इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है अमेरिका या बाकी ममालिक? देखिए, इस पे ऊपर पहले भी डिस्कशन हुई है, तो मैं मुख्तसर बात करूँगा। इसराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने सब ने फैसला कर लिया है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज होगा और वहाँ एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आएगी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगले साल इसी के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल ने सारी सीरिया की एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप आपने जिक्र किया एब्राहम अकॉर्ड्स का, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने बातें करनी शुरू कर दी हैं कि उनको कंप्लीट किया जाएगा एब्राहम, मगर उस वक्त आपको पता नहीं कंप्लीट होने जा रहे थे तो ये गड़बड़ हो गई, तो फिर उसकी वजह से सऊदी अरेबिया रुक गया। अब वो सबके ऊपर सबके साथ बैठेंगे और सबको इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे। उससे कबल इसराइल की आखिरी चीज़ जो रह गई है वो है यमन को अटैक करके हूथी रेजीम को ख़त्म करना। उन्होंने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, उन्होंने सीरिया उड़ा के रख दिया है, उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया है, लेबनान कमज़ोर है वैसे ही, अब रह गया सिर्फ यमन। तो अब इसराइल इज़ अटैकिंग द हूथीज़ और मेरा ख्याल है अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर हूथीज़ की जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनकी वहाँ भी वो कामयाब हो जाएंगे और तो फिर उसके बाद और इसके दौरान वो ईरान के तैयारी करेंगे ईरान को फारग करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर विल बी अ वेरी बैड ईयर फॉर द मिडल ईस्ट। ये जो कोई अमन वगैरह नहीं होगा, मगर ये ज़रूर है कि ये इसराइल पूरी तरह हावी होना चाहेगा सारे मिडल ईस्ट के ऊपर और उनके प्लान्स ही हैं कि सारे जो नक्शा है मिडल ईस्ट का उसको तब्दील करना है। डोनाल्ड ट्रंप विल बी पार्ट ऑफ दैट और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ they will join in doing this, unfortunately, because वो भी बहुत dependent है on America and they're very weak militarily. ये great game, great plan और deep rooted। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट हैं सिट साहब, लेकिन सवाल बहुत से हैं तो चाहूँगी कि मुख्तसर कर लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ सकती है। अच्छा। बिल्कुल आ सकती है और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं ना कि हम साथ रहें। उस वक्त इसलिए नहीं आए थे बिकॉज बड़े मुश्किल फैसले थे। अब सारे मुश्किल फैसले हो चुके हैं, अब उन्होंने दबाव करना शुरू कर दिया है कि हमें हिस्सा दिया जाए। अच्छा। पंजाब के अंदर हिस्सा मांगे, तो मेरा ख्याल है ये पहला कदम है। अच्छा। अगले 6 माह के अंदर अंदर एंड मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट के अंदर आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का 2025 में? 2025 में 2 चैलेंज हैं, एक है सियासी चैलेंज, एक है इकोनॉमिक चैलेंज। अच्छा। उसकी बातें हमने कर ली हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों जो हैं चैलेंजेस रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल कल वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हकीकत? ऐसी बात नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। इस वक्त किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि जो करंट अरेंजमेंट है इसको तब्दील किया जाए। नवाज शरीफ साहब चुपका रोज़ा तोड़ेंगे या रोज़ेदार रहेंगे? नहीं, रोज़ेदार रहेंगे। सेम पेज कंटिन्यू करेगा, फट जाएगा या ग्लू लगेगी मज़ीद? सेम पेज कंटिन्यू करेगा। अच्छा, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी या वो रिवर्स हो जाएगी? पहले मेरा ख्याल है उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। अच्छा। कुछ चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर आ सकती है। अच्छा, पाक इंडिया ताल्लुकात ये फ्रीज़ रहेंगे, फ्रोज़न रहेंगे या मोदी साहब पिघल सकते हैं? नहीं, मोदी नहीं पिघलेगा। अच्छा, पाकिस्तान पिघलेगा क्या? पाकिस्तान पिघलना चाहता था मगर नहीं पिघलेगा। ओके, सी पैक कोल्ड स्टोरेज से बाहर आएगा?
सीपैक को आना पड़ेगा, चाइना की तरफ से बड़ा प्रेशर होगा और आना पड़ेगा बाहर। अच्छा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान महदूद पैमाने पर जंग के आसार? जंग नहीं होगी मगर तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। ओके। बांग्लादेश में नए इंतखाबात होते देख रहे हैं आप? बांग्लादेश में अगले साल के आखिर में या उससे अगले साल इलेक्शन ज़रूर होंगे और बांग्लादेश स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। और हसीना वाजिद को हवाले किया जाएगा इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के? नहीं, उनके हवाले नहीं किया जाएगा। ओके। इसराइल और अमेरिका मिल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करेंगे ईरान में? जी करेंगे, अटैक करेंगे। ओके। बुशरा बीबी अरेस्ट होंगी? बुशरा बीबी अभी मेरा ख्याल है अरेस्ट होंगी और फिर बेल भी होगी। अच्छा। और अली अमीन गंडापुर साहब का केपी में फ्यूचर गवर्नर राज लगते देख रहे हैं या वो कंटिन्यू नहीं, गवर्नर राज नहीं लगेगा, वो रहेंगे। ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक्सेस दी जाएगी, फ्री हैंड दिया जाएगा? नहीं, फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 तो बहुत सख्त रहा, 2025 रिलैक्सेशन का लचक का साल होगा? मुश्किल है, रिलीफ मिलेगा? ये सारा खान साहब पे डिपेंड करता है। ओके। और अवाम को 2025 में रिलीफ मिलेगा? रिलीफ इस तरीके का मिलेगा कि जो बोझ था पहले उसके ऊपर और बोझ नहीं पड़ेगा। ओके। चलें, इस हद तक की इत्मीनान का सांस हम ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है टाइम टू साइन ऑफ दिस ईयर। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ गुड लक एंड प्रेयर्स। एंड प्रेयर्स एंड गुड लीडरशिप एज वेल। वो तो जो है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। पुरानी तनख्वाह, वो क्या वो मुहावरा है कि उसी तनख्वाह पे काम करना, पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी उम्मीदों के साथ। ऑफ दिस ईयर आपसे मुलाकात होगी अगले साल 2025 में। अल्लाह हाफिज़।